हेलो, नमस्कार दोस्तों। एनएल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट 1 हम कल करा चुके हैं। आज सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, यानी फादर की वर्तमान आयु कितनी है 48 ईयर्स, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 28.8 ईयर्स। तो वो कहता है, पिता कहता है अपने पुत्र से, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की कितने गुनी थी या कितनी थी। तो कब की कह रहा है, जब तुम पैदा हुए थे, यानी पुत्र आज कितने वर्ष का हो गया 28.8 वर्ष का। तो यानी 28.8 वर्ष वो पहले पैदा हुआ था। तो यानी 28.8 वर्ष पहले फादर की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, 17, 17 माइनस 8, 9, 3, 3 माइनस 2, 1, यानी 19.2। तो यानी 19.2 पुत्र की वर्तमान आयु की 100 गुना हो जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये 3 से 3 18, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 18 इंटू एक्स। तो 32 दूनी 64, 32 दिया 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लें 3 बिंदु a 0,-1, b 0,3 और c पॉइंट 2,1 है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा 1 है और त्रिभुज डेल्टा 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है। यानी इसमें कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसके बिंदु क्या क्या हैं 0,-1, एक है 0,3, तीसरा है 2,1। अब दूसरा कह रहा है, इसके दूसरा त्रिभुज है जो डेल्टा 2 है, इसके मध्य बिंदुओं से बना है। मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज बना है, यानी मध्य बिंदुओं से जब त्रिभुज बना है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कितना निकलेगा, अगर जैसे मान लो ये 3 पॉइंट दिए हुए, तो अगर हम इसमें से किसी एक को 0 0 कर लें, मान लो इसको 0 0 कर लेते हैं, तो यानी ये तो ऑलरेडी 0 है ही, 0, अब -1 को हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो यानी हर में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी 2,2। ये कितना हो जाएगा 0,4। इसका फॉर्मूला होता है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1/2, कोष्टक में इनका मल्टीप्लाई कीजिए और साइन चेंज कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। इसका -4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -4। लेकिन -4 में कभी भी एरिया आता नहीं है, इसका मतलब है कि वो ऋणात्मक दिशा में बना हुआ है। अच्छा, अब ये कह रहा है, तो हमारी ये आ गई वैल्यू किसकी डेल्टा 1 की। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे डेल्टा 2 की वैल्यू मध्य बिंदुओं से बना हुआ है तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1 बराबर 1/x। इस क्वेश्चन में ये गलत दिया हुआ है, x/1 की वैल्यू निकालनी थी। डेल्टा 1/डेल्टा 2 बराबर x/1, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आएगी। अगर ये x/1 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में गलत दिया है, x/1 होगा न कि 1/x।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस वाई बराबर 3, एक्स वाई बराबर 2, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप एक चीज़ सोचो कि ये दे रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक्स वाई बराबर तो हमको ऐसा थोड़ा थिंकिंग करना चाहिए कि अगर x की वैल्यू हम 2 रखें और y की वैल्यू 1 रखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखें और प्लस y की वैल्यू 1 रखें तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यानी इससे हमको क्या मालूम हो गया, यानी x की वैल्यू 2 है। ये दोनों प्रूव हो रहा है, तो यानी हमें यहाँ पर रख देंगे। तो एक्स क्यू यानी 2 का क्यू माइनस वाई क्यू 1 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर हैं, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो एक ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब हमको कैसे पहचानना है कि त्रिभुज कैसा है। तो 72 इंटू 30 कॉमा 78, ये 3 भुजाएं दी हुई हैं इस त्रिभुज की। तो हमको लगन थोड़ा दिमाग से लगाना चाहिए कि ये कैसा त्रिभुज है। अगर मान लो इसमें लग रहा है हमको कि 6 का मल्टीप्लाई है, कितने का मल्टीप्लाई है। अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके देखें तो 12 छिके 72, 6 से 30 जाएगा 5 बार, 6 से 78 जाएगा 13 बार। यानी ये किसकी आइडेंटिटी है, समकोण त्रिभुज की होती है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू आधार, आधार इसमें सबसे लंबी भुजा कर्ण हो जाएगी 72 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 30 इंटू ये क्या कह रहा है, ये इसका एरिया निकल आया है। वो एरिया को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करता है। तो 20 पैसे का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, यानी 20/100। 100 पैसे का 1 रुपया होता है तो 20/100, यानी 5 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 2 से कितने के बार कट जाएगा 3 बार, यानी 3 का 72 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 21, आंसर कितना आएगा 216। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होगा। तो देखो जैसे ये प्रॉफिट और लॉस पर ही आधारित है, CISI का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसको आप देखो, जैसे हम लॉस या प्रॉफिट लगाते हैं कि जैसे अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये पर 10% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा लाभ 10। ये भी सेम उसी के हिसाब से होता है। जैसे अब 6% हमारा मूलधन है, हम 6% ब्याज लेते हैं कितने टाइम पर 10 वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 60%। यानी मूलधन का 60% ब्याज ले रहे हैं ना हम, तो 60% ये मूलधन का 60% ब्याज कितना हो रहा है 120 रुपये। तो यानी 1% कितना हो जाएगा 2 रुपये। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो जाती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 रुपये। नहीं तो आपको उससे करना है CISI से। तो इसका फॉर्मूला लगाइए सेम, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये दिया है, जैसे SI आपका कितना है, यही तो फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। यानी इसका भी मतलब वही है, यानी PRT क्या हो गया, वही आपका प्रॉफिट हो गया। तो इधर SI कितना दिया है 120, P की वैल्यू हमें निकालनी है, R कितना है आपका 6%, T कितना है 10/100, 60 2 बार कट जाएगा, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अभी दे रहा है 16 यानी 16, 24, 36, 52 और 54 का लासा क्या है। देखो अगर लासा मासा आप ज़्यादातर अगर ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपके लिए टाइम की बचत होगी, नहीं तो आप सीधा बच्चों की तरह आप कर सकते हो। तो देखो मैं बताऊँ आपको कि किस हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले आप गलत ऑप्शन काटिए। तो
इसमें देखते हैं, यानी दो सभी में लगभग कॉमन है तो दो का तो लगभग होगा ही नहीं। तो इसमें देखते हैं कि और कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यानी इसका मैं आपको बता दूं, 2 की पावर ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 36 लेना है हमको। तो 9 × 36 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी में से हमको लग रहा है ना 3 कॉमन है, तो हम 3 देखते हैं। 2 और 3 5 और 4 9, यानी ये हो सकता है। 8 और 1 9 6 15 5 20, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे इसको देखेंगे, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये भी हो सकता है। इसको भी छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट देखें, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 5 14, यानी ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, अभी इसमें 52 दिया है। 52 का देखो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आ रहा है, 13 × 52, तो यानी 2 की पावर 2 इंटू 13। अब दोनों ऑप्शन में से 13 का चेक करके देख लीजिए। 13 × 3 = 39, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 42, 13 × 52, तो यानी इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको मैं फर्स्ट सेट में भी कराया था, बोर्ड मार्क्स पर आधारित क्वेश्चन है। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, 55 को जब 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। कोष्टक सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट कोष्टक है 18 - 6 कितना हो जाएगा 12 इंटू 9। तो जब हम इसको अब क्या करेंगे, गुणा सॉल्व करेंगे, तो 12 9 108, 108 + 5 113, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे 2 × 5/2, तो अगर 2 का अब इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 0 आएगा शेषफल। ये भी सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी 7 की पावर में अगर इसमें से 21 कॉमन ले लेता हूँ तो इधर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3। तो अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 343 इंटू 7 की पावर 21। अभी 25 से डिवाइड करवा रहा है ना, तो इसको आप जोड़िए। ये देखो जोड़ने का तरीका, ये कितना हो गया 50, और ये वाला कितना हो जाएगा 350, तो कितना हो गया 400। अब 400 को हम 25 से डिवाइड करेंगे इंटू ये 7 की पावर 21, तो ये 25 एकन 25, कितना बचा 15, 25 छिके 150, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब शेषफल कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें दे रहा है, दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब इसमें पूछ रहा है एंगल ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए सी डी का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब पूरा ऑप्शन 1 दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है कि ए सी डी का हमको मान ज्ञात करना है। ए दिया है 72, बी दिया है 69, हमको किसका मान पूछना है, ए सी डी वाले का। तो यानी दो किसी भी बहिष्कृत किसी भी बाह्य कोण के विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाहरी कोण होता है उस त्रिभुज के विपरीत दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यानी यहाँ से इसका कोण निकाल सकते हैं। तो यानी इसका कितना आ जाएगा, 9 2 11, 8 16 की 1, 8 और 6 14, यानी x का मान कितना आ जाएगा 141। ऑप्शन ए से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी भी दे रहा है, एंगल ए सी बी का मान दिया है 180 - x। ओके, तो अगर हम इससे निकालेंगे तो इसमें हमको ऑप्शन ए की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर सपोज दैट मानो कि अगर आपको ऑप्शन ए नहीं दिया है तो क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओनली केवल 1 पर्याप्त है, एक से ही हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है रंजीत है, वो एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिनों में।
जबकि अंजी उसे 20 दिनों में कर सकता है। अंजी कितने में कर सकता है? 20 दिनों में। तो वे 5 दिन एक साथ कार्य पूरा करते हैं। इसका एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, 100। इसकी इफ़िशियंसी कितनी निकल के आएगी, 4। इसकी इफ़िशियंसी 5। तो यानी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है और अंजी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है। तो ये बोल रहा है वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो यानी एक दिन में कितना करते हैं, 9। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 45। अभी ये कह रहा है और फिर रंजीत छोड़ देता है, यानी रंजीत क्या करता है, कार्य करना छोड़ देता है। और अंजी से इस काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा। तो यानी अंजी एक दिन में कितना काम करता है, 5। अब हमारा 45 यूनिट काम हो चुका है, हमारा 100 यूनिट टोटल वर्क था। तो 100 में से 45 हो चुका है, तो कितना बैलेंस रह जाएगा, 55। 55 वर्क यूनिट बाकी है। एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 5। तो कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, 11 डेज में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों के पिघलने से बने घन की भुजा कितनी होगी। यानी ये कह रहा है एक घन है, इस टाइप में एक घन है। तो ये कह रहा है इसकी भुजा कितनी, 6 सेंटीमीटर। एक दूसरा है उसकी 8 सेंटीमीटर, एक तीसरा उसकी है 10 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को पिघलाने, यानी पिघलाएंगे तो उसका आयतन चाहिए हमको। तो यानी घन का आयतन कितना होता है, एक यू। तो यानी इसका कितना हो जाएगा, 6 36 का 216। इसका हो जाएगा 216। इसका कितना हो जाएगा, 8 8 64 8 512। इसका हो जाएगा 10 10 100 1000। यानी टोटल कितना हो गया, 6 और 2 8। ये हो जाएगा 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 5 और 2 7 और 1, यानी 1728। अब 1728 किसका घन होता है, 12 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो घन देखिए, यानी हमको 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 27, 7 यूनिट नहीं है, यूनिट प्लेस पे 7 नहीं है। एक का देखेंगे तो एक एकन एक एकन एक भी नहीं है। 4 देखेंगे, 4 चक 16 चक 64, 4 भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा 1728 आंसर है। तो किसका है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं ए और बी का लासा ए लघुत्तम समापवर्त है, यानी ए बी से बड़ा है। यानी दो संख्याएं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी संख्याओं का वह युग्म जिसका मासा एक होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,3 एक सहअभाज्य संख्या है। 7,11 एक सहअभाज्य संख्या है। 6,7 एक सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। तो ऐसे इसमें दिया है ए और बी दो संख्याएं हैं, तो यानी ये दोनों का मासा कितना हो जाएगा, एक। तो यानी इनका लासा कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। यानी एक शंकु है, शंकु की आकृति कैसी होती है। तो यानी इसकी तिरछी ऊंचाई कौन सी है, एल। इसकी ये हाइट हो जाएगी एच। ये इसकी कितना हो जाएगा, बेस आर, रेडियस। यानी इसमें दिया है शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 24, एच बराबर 24। तिरछी ऊंचाई कितनी दी है, एल बराबर 25। तो अब ये देखो, इसमें ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो यानी सबसे लंबी भुजा ये क्या हो गई, कर्ड। यानी कर्ड वर्ग माइनस हाइट वर्ग। तो यहाँ से निकालेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हम 25 का वर्ग कितना होता है,
625 माइनस 576, तो ये कितना आ जाएगा 49। ये कितने का स्क्वायर हो गया 7 का। तो हमारी रेडियस कितनी निकल के आ गई 7। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, ये पूछ रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, पाई आर एल। यानी हमको सभी वैल्यू निकल के आ गई। पाई की वैल्यू हमको कितनी लेनी है 22/7। आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी 7। एल की वैल्यू इतने इसमें कितनी दी हुई है 25। तो 7 से 7 जाएगा, तो 22 इंटू 25। तो अभी इसमें गुणा करने का आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ। यानी इसको इसमें से 11 इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50। आपको 11 से गुणा करते हैं ना, तो सीधा सीधा ये 0 है, तो ये 0। इसके बाद नेक्स्ट 0 + 5 5। नेक्स्ट क्या करेंगे 5 को अगेन लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान का विषय चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया? तो टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास 60। उसमें से बोल रहा है 8 विद्यार्थियों ने दोनों में से कोई भी चयन नहीं किया, तो यानी कितने हो गए 52। अब ये कह रहा है कुछ गणित लिए, कुछ जीव विज्ञान यानी बायो, कुछ मैथ। बोल रहा है 29 ने मैथ लिया है और 32 ने बायो लिए, तो 32 और 29 कितना हो गया 61। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने 52, तो ये 61 कैसे हो गए, इसका मतलब ये कुछ स्टूडेंट हैं इन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो यानी 61 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। यानी हमारे पास 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स, वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। एक पाइप है, एक टैंक है जिसमें 3 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप है एक्स, एक पाइप है वाई, एक पाइप है जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 पाइप है। इसके माध्यम से इस टंकी को भरने में 5 घंटे लगते हैं। अब कह रहा है पाइप जेड वाई से 3 गुना तेज है। मान लो ये जेड है, ये वाई है। अगर ये 1 घंटे में 3 यूनिट वर्क करता है, तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट वर्क करता है 1, यानी ये 3 गुना तेज हो गए। नेक्स्ट, और पाइप वाई एक्स से 2 गुना तेज है, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना है 2। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल है ना। अगर ये 2 दिन में करेगा तो ये 3 गुना है तो 6 दिन में करेगा, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 1। अब ये पूछ रहा है इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। इसकी इफिशियंसी कितनी आई है, जेड की 6, वाई की 2, एक्स की 1। अगर मान लो ये 9 इफिशियंसी से 5 घंटे में होता है, तो एक इफिशियंसी से कितना होगा 9 इंटू 5 यानी 45। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या 12,40,000 है। तो इसमें पूछ रहा है किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए थे। तो यहाँ पे चार्ट के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी की है, LMN 30%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। तो आयत का परिमाप कितना होता है
क्योंकि इसमें पूछ रहा है यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो अब आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B, यानी उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई × 2, तो कितना हो जाएगा 3:1 दिया है, तो 2 × 3:1 यानी 3+1 रेशियो हो जाएगा। ये बराबर कितना दिया है 96, तो यानी ये कितना हो जाएगा 8 रेशियो की बराबर वैल्यू कितनी है 96, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो आयत की लंबाई क्या होगी, तो हमको कितनी रेशियो की वैल्यू निकालनी है 3 रेशियो की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इस दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लो कि वो 8 घंटे में कोई दूरी तय करती है और अब उसको कितने में तय करनी है 5 घंटे में, यानी टाइम दिया है, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड के टाइम विपरीत होता है, तो यानी चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8, तो यानी इसकी कितनी वैल्यू दी है उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने का करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, तो हमको कितनी की चलनी चाहिए 80 की स्पीड से, तो वो पूछ रहा है कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो पहले 50 थी अब कितनी हो गई 80, तो कितने की वृद्धि हो गई 30 की, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% अपने घरेलू व्यय पर खर्च करती है, यानी उसकी आय कितनी थी 100% होगी, 30% वो खर्च कर दी तो उसका कितना बच गया, मान लो एक्स आय थी उसकी, 30% वो खर्च कर दी तो कितना बच गया 70%। अब वो बोल रहा है कि और शेष 70% है, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती तो कितना बाकी रह जाएगा 40%, इतना बाकी रहेगा। अब वो बोल रहा है यदि वो प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है, यानी वो कितनी बचाती है 6300, हमारे पास 63 से हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 7 से 9 बार, 4 से 25 बार, और 25 × 9 कितना हो जाएगा 225, और ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, यानी कोई संख्या हो जैसे 6, तो 6 में हम 2 और 3 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाएगा। हमको क्या बोल रहा है वो कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, यानी उसका एलसीएम लेकर अगर हम उसमें 3 2 जोड़ दें तो वो तो 3 शेष हर बार बचेगा, तो ऐसे ही इसमें बोल रहा है, यानी 9, 10, 12 और 15, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इसका 3, इसमें हो जाएगा 2 × 5, इसका हो जाएगा 2 × 2 की पावर 4, 2 × 3 हो जाएगा 3 × 5, तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा 5, 5 यहाँ से आ गया 5 हो गया, यहाँ से 3 ले लेंगे, एक 3, एक 3 आ गया, तो इंटू 2, 3 दूनी 6, 18, 18 90, एक ये 2 बच गया, तो 2 ही आ गया, कितना आ गया 180। अब 180 वो बोला 180 तो इसका एलसीएम आ गया, तो बोला 3 हर बार शेष बचेगा, 30 शेष कैसे बचेगा, जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 183। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। मान लो 21 प्रेक्षण है जिसका माध्य कितना है 40। अब वो क्या बोल रहा है, यदि हम 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ाते हैं, यानी कितने बढ़ा रहे हैं, यानी 10 प्रेक्षण है, प्रत्येक का मान कितने बढ़ा रहे हैं 21, तो हमारे पास टोटल प्रेक्षण कितने, अगर हम 21 से इसमें भाग देते हैं यानी बढ़ा हुआ मान तो यही है ना,
अगर ये टोटल में हम डिवाइड कर दें तो हमारा सेम हो जाएगा, माध्य निकल आएगा। तो 21 से 21 कट जाएगा, तो 40 + 10 कितना आंसर हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।